नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पब्लिक लाइफ की बुनियाद से जुड़ा है। लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स की जवाबदेही। खास तौर पर तब जब वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं या कानून तोड़ते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं। ये भारतीय कानून की कुछ धाराओं पर रोशनी डालते हैं और ये बताते हैं कि अगर कोई सरकारी ओहदे पर बैठा व्यक्ति जानबूझकर कुछ गलत करता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं कानूनी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये भी समझना है कि ये कानून कैसे सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है और सिस्टम में आप कह सकते हैं भरोसे को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली नज़र डालते हैं धारा 256 पर। ये उस स्थिति के बारे में है जब कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कोई गलत सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड बनाता है। सुनने में शायद ये छोटा लगे, पर इसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। तो ये धारा क्या कहती है कि अगर किसी लोक सेवक को कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज बनाने की ड्यूटी दी गई है और वो जानबूझकर उसे गलत तरीके से बनाता है, और ऐसा करने के पीछे उसका इरादा, उसका इंटेंशन क्या है, किसी व्यक्ति या आम जनता को नुकसान पहुंचाना, या फिर किसी को कानूनी सजा से बचाना, या किसी संपत्ति को जब्त होने से रोकना, तो ये एक अपराध माना जाएगा। हाँ, यहाँ जानबूझकर शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, मतलब कानून सिर्फ गलती या कोई चूक हो गई उसकी बात नहीं कर रहा। ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहाँ लोक सेवक को पता है, उसे मालूम है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और उसका इरादा भी गलत है, या तो नुकसान पहुंचाने का या किसी को नाजायज फायदा पहुंचाने का। ये सीधा लोक सेवक की नीयत पर सवाल उठाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क है, उससे टाइपिंग में गलती हो गई, तो वो शायद इसमें ना आए जब तक ये साबित ना हो कि वो गलती जानबूझकर गलत इरादे से की गई थी। हाँ, मतलब साफ है कि अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर किए गए फर्जीवाड़े में कानून फर्क करता है। और अगर कोई लोक सेवक ऐसा जानबूझकर करता पाया जाता है तो सजा क्या है? दस्तावेज बताते हैं कि 3 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों भी। ये दिखाता है कि सरकारी रिकॉर्ड की सच्चाई को कितना अहम माना जाता है। अच्छा, तो रिकॉर्ड की हेराफेरी से आगे बढ़ते हैं। अब उस स्थिति को देखते हैं जहां न्याय देने की प्रक्रिया में ही, मतलब जुडिशियल प्रोसेस में ही गड़बड़ी की जाए। धारा 257 इसी से जुड़ी है। ये उन लोक सेवकों पर लागू होती है जो न्यायिक भूमिका में हैं, जैसे कि जज या मैजिस्ट्रेट। ये धारा कहती है कि अगर ऐसा कोई लोक सेवक किसी अदालती कार्रवाई के दौरान भ्रष्ट तरीके से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से, मतलब मैलिशियस इंटेंट से, कोई ऐसी रिपोर्ट या आदेश या फैसला देता है जिसके बारे में उसे पता है कि ये कानून के खिलाफ है। ये भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण शब्द फिर से बहुत अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि फैसला सिर्फ कानून की गलत समझ की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि हो सकता है किसी बाहरी प्रभाव में आकर दिया गया हो, जैसे रिश्वत ली हो, या किसी का फेवर किया हो, या किसी के प्रति कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली हो। आप सोचिए, अगर न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही बेईमानी करने लगे तो पूरे सिस्टम पर से भरोसा ही उड़ जाएगा ना। बिल्कुल, इसीलिए ये प्रावधान, ये नियम न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। और शायद इसीलिए इस अपराध की सजा भी काफी गंभीर रखी गई है। 7 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों। ये पिछली धारा मतलब 256 की सजा से तो 2 गुने से भी ज्यादा है। इससे अंदाजा लगता है कि न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ को कानून कितनी सीरियसली लेता है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या असल में प्रैक्टिकली किसी जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ ये दुर्भावनापूर्ण इरादा साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होता होगा? बिल्कुल, ये बात सही है। व्यवहार में इसे साबित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए होते हैं जो ये दिखा सकें कि फैसला केवल कानूनी समझ की गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर गलत इरादे से किया गया था। लेकिन देखिए, कानून में इस नियम का होना ही अपने आप में एक डेटरेंट का काम करता है, एक निवारक। और ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई न्यायिक अधिकारियों से किस लेवल की ईमानदारी एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब आते हैं उस पावर पर जो किसी की आजादी से जुड़ी है, यानी किसी को हिरासत में लेने या मुकदमे के लिए भेजने का अधिकार। जी। धारा 258 इसी पहलू को देखती है। ये उन अधिकारियों से संबंधित है
जिनके पास ये कानूनी ताकत है, जैसे पुलिस या दूसरे संबंधित अधिकारी। ये धारा कहती है कि अगर ऐसा कोई अधिकारी जिसके पास किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने या मुकदमे के लिए भेजने का अधिकार है, वो भ्रष्ट तरीके से या दुर्भावना से ऐसा करता है, ये जानते हुए कि उसके पास ऐसा करने का कोई लीगल बेसिस नहीं है, तो ये भी एक गंभीर अपराध है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देना। हाँ, ये तो सीधे सीधे पर्सनल लिबर्टी पर हमला है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। कानून यहाँ उन लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है जिन्हें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है कि वे किसी की आज़ादी को छीन सकें। ये धारा पक्का करती है कि इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो, या बदला लेने के लिए या किसी करप्ट इंटेंशन से ना किया जाए। किसी को गैर कानूनी तरीके से बंद कर देना, ये तो सत्ता के दुरुपयोग का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी सजा वही है जो भ्रष्ट न्यायिक कार्य यानी धारा 257 के लिए तय की गई थी। 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ऐसा लगता है कि कानून की नज़र में न्याय प्रक्रिया को भ्रष्ट करना और किसी की आज़ादी को गैर कानूनी तरीके से छीनना दोनों ही लगभग बराबर गंभीर अपराध माने जाते हैं। हाँ, ये समानता महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कानून न केवल जुडिशियल प्रोसेस की प्योरिटी को महत्व देता है, बल्कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है। दोनों ही एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, अब एक अलग तरह की सिचुएशन देखते हैं। क्या होता है जब कानून लागू करने वाले अधिकारी ही किसी आरोपी को पकड़ने में जानबूझकर कोताही बरतें या फिर उसे भागने में मदद कर दें? धारा 259 इसी बारे में है, और इसमें कुछ और लेयर्स भी हैं। ये उन लोक सेवकों पर लागू होती हैं जिनकी ड्यूटी है किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना या हिरासत में रखना जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जिसके खिलाफ मान लीजिए गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है। अगर ऐसा लोक सेवक जानबूझकर उस व्यक्ति को पकड़ने में चूक करता है, मतलब नेग्लिजेंट ओमिशन, या जानबूझकर उसे भागने देता है या भागने की कोशिश में जानबूझकर उसकी मदद करता है, तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सजा का तरीका। इस धारा में सजा इस बात पर निर्भर करती है कि जिस व्यक्ति को भागने दिया गया या पकड़ा नहीं गया, उस पर कितना गंभीर अपराध करने का आरोप था। कानून यहाँ एक ग्रेडेड अप्रोच अपनाता है, मतलब अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा। ये काफी लॉजिकल भी लगता है ना? हाँ बिल्कुल। भाई, एक जेब कतरे के आरोपी को भगाने में मदद करना और एक हत्या के आरोपी को भगाने में मदद करना, दोनों की गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और ये फर्क सजा में साफ झलकता है। दस्तावेज के मुताबिक अगर भागा हुआ व्यक्ति ऐसे अपराध का आरोपी था जिसकी सजा मौत है, तो उस लोक सेवक को 7 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माने के साथ भी या बिना जुर्माने के भी। लेकिन अगर आरोप किसी ऐसे अपराध का था जिसकी सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद है, तो उस लोक सेवक के लिए सजा घटकर 3 साल तक की कैद हो जाती है। यहां भी जुर्माना साथ में हो सकता है या नहीं भी। और अगर आरोप 10 साल से कम की सजा वाले अपराध का था, तो लोक सेवक को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो सजा सीधे तौर पर उस भगोड़े के कथित अपराध की गंभीरता से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये श्रेणीबद्ध सजा, ये ग्रेडेड पनिशमेंट दिखाती है कि कानून न केवल लोक सेवक की गलती को देखता है, बल्कि उस गलती के संभावित परिणामों को भी ध्यान में रखता है। जितना गंभीर अपराध का आरोपी भागेगा, समाज के लिए खतरा उतना ही ज्यादा होगा, और इसलिए उस लोक सेवक की जिम्मेदारी और लापरवाही को उतना ही ज्यादा गंभीर माना जाएगा। ये बात सही है? ये तो हुई आरोपी की बात, लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, मतलब अदालत उसे दोषी ठहरा चुकी है, कन्विक्टेड है, और फिर वो किसी लोक सेवक की मदद या लापरवाही से भाग जाता है? इसके लिए है धारा 260, जो काफी हद तक 259 जैसी है, लेकिन यहां जैसा आपने कहा मामला और भी गंभीर है। ये धारा भी लोक सेवक द्वारा सजायाफ्ता कैदी या कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति को जानबूझकर पकड़ने में चूक करने या भागने देने या भागने में मदद करने से संबंधित है। पर यहां व्यक्ति अब सिर्फ आरोपी नहीं, बल्कि दोषी है या कानूनी तौर पर सजा काट रहा है। और यहीं पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप सोचिए, पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली, सबूत पेश हुए, जिरह हुई, फैसला आया, सजा तय हुई, और फिर कोई लोक सेवक उस सजायाफ्ता मुजरिम को भागने दे। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा है। ये अदालत के फैसले के अधिकार और उसके अंतिम निर्णय पर सीधा सवाल खड़ा करता है।
इसीलिए आप देखेंगे कि इस धारा के तहत सजा काफी ज्यादा सख्त है। बिल्कुल सही। दस्तावेज भी यही दिखाते हैं। अगर भागा हुआ व्यक्ति मौत की सजा के तहत था, डेथ सेंटेंस मिली हुई थी उसे, तो उस लोक सेवक को जिसने उसे भागने दिया, आजीवन कारावास या 14 साल तक की सजा हो सकती है। यह धारा 259 के मुकाबले बहुत बड़ा जंप है। 7 साल से सीधे आजीवन कारावास से 14 साल तक। अगर भागे हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास से 10 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली हुई थी, तो लोक सेवक को 7 साल तक की कैद हो सकती है, यहां भी जुर्माने के साथ या बिना। और अगर व्यक्ति को 10 साल से कम की सजा मिली थी या वो कानूनी रूप से किसी और वजह से हिरासत में था, तो लोक सेवक को 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो यहां भी सजा की गंभीरता कैदी की सजा की गंभीरता से जुड़ी है, लेकिन हर लेवल पर यह धारा 259 से ज्यादा सख्त है। हाँ, और ये अंतर धारा 259 जो आरोपी के लिए है और धारा 260 जो सजा याफ्ता के लिए है, इनके बीच सजा का ये बड़ा फर्क ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। ये दिखाता है कि कानूनी व्यवस्था अपनी प्रक्रिया के अंतिम निर्णय, जिसे कहते हैं फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, उसको बनाए रखने को कितनी ज्यादा प्राथमिकता देती है। एक बार जब अदालत फैसला सुना देती है तो उसे लागू करना और बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है। तो आज हमने लोक सेवकों से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों और उनके कानूनी परिणामों पर गौर किया। गलत रिकॉर्ड बनाने यानी धारा 256 से लेकर न्याय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार धारा 257, फिर गैर कानूनी हिरासत धारा 258 और फिर आरोपियों धारा 259 या सजायाफ्ता कैदियों धारा 260 को पकड़ने में जानबूझकर चूक या भागने में मदद करने तक। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी लोक सेवक द्वारा अपने पद और अपनी शक्ति के दुरुपयोग के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल, और ये सारी धाराएं मिलकर लोक सेवकों के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश देती हैं कि भाई शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। कानून लगातार ये संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि लोक सेवकों को अपना काम करने के लिए जरूरी अधिकार तो मिले, लेकिन साथ ही उन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम भी हों। इनका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि पब्लिक सिस्टम में विश्वास बनाए रखना है, सिस्टम को सही ढंग से चलाना है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये कानून एक तरह से आप कह सकती हैं लोकतंत्र के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। आज की इस बातचीत से ये साफ होता है कि लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक कानूनी ढांचा मौजूद है, और ये ढांचा अपराध की गंभीरता और उसके असर के आधार पर अलग अलग सजाएं भी तय करता है। हाँ, ये जानना सुकून देता है